सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है YET की एडिटोरियल क्लास में। ये क्लास इस तरह से डिज़ाइंड है कि आपके दिमाग से ना केवल इंग्लिश का डर निकले बल्कि आप कॉन्फिडेंस को भी फील करने लगें। आप 5 मिनट की क्लास के अंदर ही उस कॉन्फिडेंस को देखेंगे मेरे साथ। शुरू करने वाले हैं आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से। मिक्स्ड सिग्नल्स इसका टाइटल है, ठीक है ना, इकोनॉमिक एडिटोरियल है। शुरू करें अपनी क्लास को। जो लोग नए आए हैं चैनल पे जरूर से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। आई होप एंड एक्सपेक्ट जिस तलाश में आप यहाँ पहुंचे हो ना, वो यहाँ आकर के आपकी होती है पूरी इंग्लिश को बिगिनर लेवल से सीखने की। चलिए शुरू करने वाले हैं। कह रहा है मिक्स्ड सिग्नल्स। मिक्स क्या होता है? हर वो चीज जो मिली जुली है ना, वो सिग्नल होते हैं निशान। कह रहा है ऐसे निशान हमें मिल रहे हैं जो मिक्स्ड हैं, मिले जुले से हैं। अब देखो किस पे बात करना चाह रहा है, वो बात है ऑन सितंबर जीएसटी डेटा। कह रहा है मैं बात कर रहा हूं ऑन ऊपर, सितंबर के जीएसटी के डेटा के ऊपर। सिंपल सा है, शुरू में थोड़ा आगे आप वर्ड्स देखेंगे अच्छे अच्छे आएंगे। अभी इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं कहना क्या चाह रहा है ना। क्या है जीएसटी डेटा? कह रहे द लेटेस्ट जीएसटी डेटा गिव कॉज फॉर अ होप ऑफ अ सस्टेनेबल मोमेंटम इन ग्रोथ। भारी भारी वर्ड्स आए हैं, डरना मत। कह रहे जो लेटेस्ट जीएसटी डेटा है, जो सबसे नया जीएसटी डेटा, लेटेस्ट मतलब सबसे नया, कह रहा वो डेटा जो है वो देता है, गिव करता है एक कारण को, एक कॉज को। अच्छा किसके लिए? फॉर लगा के बता रहा है, होप के लिए, आशा के लिए। अच्छा किस चीज की आशा? ऑफ लगा के बता रहा है एक ऐसे मोमेंटम की, एक ऐसे संवेग की, एक ऐसे रफ्तार की जो सस्टेनेबल होगी, जो लंबे वक्त तक चलेगी। अच्छा रफ्तार किसके अंदर होगी? इन ग्रोथ, हमारे विकास के अंदर। तो नया जीएसटी डेटा हमें यही है ना, एक कारण दे रहा है चीयरअप होने का, होप का, कि अभी जो मोमेंटम आया है इकोनॉमी में वो सस्टेनेबल रहेगा, लंबा चलेगा और चलेगा ग्रोथ के अंदर, हमारी जो है विकास के अंदर। सिंपल सा सेंटेंस है, समझ गए ना। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाले वर्ड्स पे। मोमेंटम, अगर फिजिक्स पढ़ी है तो उसको बोलते हैं हिंदी में संवेग, है ना। मोमेंटम क्या होता है? आपकी वेलोसिटी इनटू में योर वेट, है ना, शायद यही इसका फॉर्मूला है ना, mv। अच्छा मोमेंटम के हमारे पास सिनोनिम्स क्या क्या है, आपके संवेग के क्या क्या सिनोनिम्स है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है एम्पिडस। इसको देखना ध्यान से, है ना। एम्पिडस किसी चीज में पुश होती है, ड्राइव होता है, रफ्तार होती है, तो उसको कहते हैं एम्पिडस। तो पुश है, स्ट्रेंथ है, स्पीड है, सब इसके सिनोनिम है। सस्टेनेबल वर्ड पे बहुत लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं। मैंने इसको साफ साफ हिंदी में लिख दिया, ऐसा आपको मीनिंग कहीं नहीं मिलेगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऐसी चीज सस्टेनेबल होती है जो जिंदा रह सके और अपने आप आगे बढ़ सके। आपके पापा ने आपको बिजनेस करवाया, जब तक पापा करवा रहे हैं तब तक आप कर रहे हैं, है ना, वो पैसा डाल रहे हैं, आप कर रहे हैं। वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं है। बिजनेस तो वो सस्टेनेबल है जो आपके पापा ने आपको एक बार करवाया, उसके बाद आप उस बिजनेस को आगे से आगे ले जा रहे हो, समझ गए ना। तो अपने आप जो चीज जिंदा रह सके, आगे ग्रो कर सके, दैट थिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल। तो फिजिबल, वायबल, कंटिन्यूअस, तीनों ही इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 टिप्स मैं देता हूं जो लोग नए हैं खासकर। ग्रीन कलर में हमारा सब्जेक्ट था, पिंक कलर में हमारी वर्ब थी। ये ग्रीन और पिंक कलर मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आप पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ पाए। ये सब्जेक्ट वर्ब इसलिए पकड़ना है क्योंकि अगर आप ये नहीं पकड़ सकते तो आपकी इंग्लिश की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है ना, आज से ही सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढना शुरू कर दें, 50% जंग आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो प्रो टिप है, इस पर ध्यान करें। चलो अब शुरू करने वाला हूं। आज का क्विज आपको दिखा देता हूं। 2 क्वेश्चंस हैं, 2 नहीं है, 8 क्वेश्चंस है। 4 इसके अंदर है और 4 उसमें है, तो आपको 8 को देखना है। वो 8 क्वेश्चन समझो इनको, है ना। तो यहाँ पे तो आपको ट्रू जो स्टेटमेंट है उसको पकड़ना है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्विज है, ध्यान रखना। और यहाँ पे सेकंड वाले में आपको सही और ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को पकड़ना, ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चन समझे इनको, लास्ट में खुद सोल्व करवाऊंगा, पहले आप सोल्व कर लेना। चलो समरी दे देता हूँ। एक समरी ये है कि सितंबर का जीएसटी का डेटा आ गया है, उसको देख के मालूम चला कि वो डेटा बड़ा अच्छा है, जीएसटी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो रही है, कलेक्शन। इसका मतलब है देश में बहुत सारा व्यापार हुआ है, तभी जीएसटी टैक्स लोगों ने भरा है। अब इसका मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी फिर से पटरी पे आ रही है, व्यापार हो रहा है। तो अब ये इसके अंदर घुस के बता रहा है जीएसटी डेटा कैसे अच्छा आया, इसमें क्या क्या कमियां फिर भी हो सकती हैं, हमारे लिए क्यों एक होप निकल करके आई है, और किन चीजों से हमें आगे जो है थोड़ा सा संभल करके रहना चाहिए। तो ये 3-4 मोटी मोटी चीजें हमें बता रहा है ना। तो जीएसटी डेटा के ऊपर बेस्ड है। आज की टोन में बोलूंगा तो पहली तो है ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही आशा दिखा रहा है आगे के लिए।
दूसरी आज की टोन वेरी, WARY, जब आप चीजों को लेके कॉशियस होते हैं, वेरी होते हैं, तो आप उनको लेके चौकन्ना होते हैं, तो चौकन्ना वाली टोन भी है ना, कह रहा थोड़ी सी आपको पूरा आंखें बंद नहीं कर लेनी, चौकन्ना भी रहना है। देखो समरी इसलिए देता हूं ताकि आपको पता लगे आप पढ़ने क्या वाले हो, पहले से कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में बन जाता है। शुरू करें। कल रात को मिक्स्ड कंडीशनर्स की एक वीडियो आ चुकी है जिसमें ग्रामर सीरीज का पार्ट 26 हमने किया है, जाकर के चैनल पे चेकआउट करें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में। इसके नीचे ही आज बैंक्स के लिए एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वोकैब और आरसी बेस्ड है ना, बड़ी अच्छी वीडियो है, आरसी में वोकैब कैसे कंबाइन हो रहा है, तो वो वीडियो को भी आप जाकर के मेंबर हैं तो फायदा उठा सकते हैं। अगर मेंबर बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या मिलेगा, तो ज्वाइन बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे एक वीडियो प्ले होगी, उस वीडियो में मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, जाकर के इस वीडियो को प्ले कर ले, समझ जाएंगे आप, है ना। शुरू करते हैं। कह रहे इन दीज पैंडेमिक हिट टाइम्स व्हेन मोस्ट इकोनॉमिक न्यूज हैज बीन ग्रिम, द लेटेस्ट GST data give cause for some hope, albeit cautious, especially to policymakers overseeing beleaguered public finances। बड़ा सेंटेंस है, भयानक वर्ड्स है, पर सिंपल है, देखना कैसे। कह रहे ऐसे पैंडेमिक हिट टाइम्स में, पैंडेमिक मतलब महामारी, हिट मतलब चोट खाया हुआ, तो कह रहे महामारी से चोट खाए हुए एक वक्त में, जब व्हेन ज्यादातर मोस्ट आर्थिक खबरें जो हैं, इकोनॉमिक न्यूज हैं, वो रही हैं ग्रिम, है ना, रही हैं उदासी भरी, ग्रिम मतलब उदासी भरी। कह रहे ऐसे एक वक्त के अंदर, अच्छा हुआ क्या, कह रहे जो लेटेस्ट GST डेटा आया है, जो सितंबर महीने का GST डेटा आया है, वो हमें देता है एक कारण को, कोज को, और किसके लिए कारण, फॉर सम होप, थोड़ी सी आशा के लिए। अच्छा कैसी आशा है, कह रहे हालांकि ये है बड़ी कॉशियस, बड़ी चौकन्ने वाली, है ना, तो पूरी पूरी आशा नहीं है, इसमें थोड़ा चौकन्ना भी हमें रहना है। अच्छा किसको देता है कोज, ये खासकर देता है स्पेशली हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को जो पॉलिसी बनाते हैं। अच्छा कौन से पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ओवरसी कर रहे हैं, जो पूरी निगरानी कर रहे हैं पब्लिक फाइनेंसिस की, सरकार के खजाने की, जो बड़ा बिलेगड है, आज की डेट में अंडर प्रेशर है। समझ गए, सेंटेंस रिपीट कर दूं एक बार, बड़े बड़े वर्ड्स है ना। कह रहा है ऐसे पैंडेमिक से चोट खाए हुए वक्त में, जब ज्यादातर आर्थिक न्यूज बड़ी उदासी भरी हैं, हमारे जो लेटेस्ट डेटा आए हैं GST के, वो एक कारण देते हैं थोड़ी होप के, और थोड़ी सी कॉशियसनेस के साथ, थोड़ी सी अलर्टनेस के साथ, और देते हैं खासकर हमारे पॉलिसी मेकर्स को, जो ओवरसी कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं सरकार के खजाने की, पब्लिक फाइनेंसिस की, और ऐसा खजाना जो बिलेगड है, जो कि परेशान है, तनाव के नीचे है। अब देखो सेंटेंस में देखने वाली चीजें, इकोनॉमिक न्यूज की वर्ब है, न्यूज की वर्ब है हैज बीन, डेटा की वर्ब है गिव। अगर इतना आपने पकड़ लिया तो ये सेंटेंस बहुत सिंपल था, ये नहीं पकड़ा तो ये सेंटेंस महाभारत है अपने आप में, समझ गए ना। इसलिए कहता हूं सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना क्यों मुश्किल है और क्यों बड़ा इजी है पकड़ने के बाद सब चीजें। अच्छा अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देख लेते हैं। ओवर सी, ओवर मतलब ऊपर, सी मतलब देखना, किसी चीज के ऊपर जब आप निगरानी करते हो तो आप ओवर सी करते हो, ऐसा समझे ना। ओवर सी मतलब ऊपर से देखना, निगरानी करना। बिलेगड हर वो चीज होती है जो चारों तरफ से घिरी हो, परेशानियों से घिरी हो, परेशान हो, है ना। इसके लिए सिनोनिम है सराउंडेड, बिसीज्ड, बिसेट और प्लेग्ड। चारों का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो घिरी हो परेशानियों से। तो पब्लिक फाइनेंसिस, सरकार का पैसा परेशानियों से घिरा है। अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना आज का, डेटा प्लूरल होता है तो वर्ब हमने प्लूरल दी है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते होंगे, डेटा को प्लूरल वर्ब हमने दी है। ग्रामर कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई लोग। आप एक काम करो, पहले दो सेंटेंसेस में से मुझे बता दो कौन सा सही है, फिर मैं बताऊंगा ग्रामर कॉन्सेप्ट क्या है आज का। ओपन चैलेंज है, इन दोनों में से कोई सही सेंटेंस पकड़ के मुझे बता दे आप में से। चलो इसलिए दे रहा था चैलेंज, दोनों के दोनों गलत हैं। ऑल ऑफ द थ्री न्यूज वर बैड, ऑल ऑफ द थ्री न्यूज इज बैड। क्यों गलत है, पहले रूल समझो। रूल ये कहता है कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते। पानी को काउंट कर सकते हो, नहीं। दूध को काउंट कर सकते हो, नहीं। हवा को काउंट कर सकते हो, नहीं। पर ये तो पानी, दूध, हवा तो आपको समझ आता है देख करके, पर ऐसे जो वर्ड्स है ना, जैसे एडवाइस, सलाह है, ब्रेड है, पेपर है, इंफॉर्मेशन है, न्यूज है, ज्वेलरी है ना, ये सब के सब वर्ड्स आपको देख के लगता है हम काउंट कर लेंगे, पर एक्चुअल में ये अनकाउंटेबल होते हैं। तो पानी, दूध तो सब जानते हैं, पर इनमें सब जो है ना थोड़े से चकरा जाते हैं, इनको लोग काउंटेबल समझ बैठते हैं। अब हमेशा ध्यान रखें, एडवाइस, सलाह एक या दो नहीं होती, एडवाइस एडवाइस होती है ना। दो सलाहें है ना तो दो पीस ऑफ एडवाइस। ब्रेड जो होती है वो ब्रेड होती है, अगर आप दो ब्रेड के पीस खा रहे हो तो आप दो पीस ऑफ ब्रेड खा रहे हो, ये स्लाइस ऑफ ब्रेड खा रहे हो, है ना। पेपर पेपर होता है, चाहे आपके पास 1 किलो पेपर हो, चाहे एक कागज हो, वो पेपर ही होता है। अगर आपके पास 3-4 पेजेज है ना तो आप बोल सकते हो 3-4 पेजेस ऑफ पेपर, है ना।
इंफॉर्मेशन के लिए भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बोले। ज्वेलरी भी यही होती है, आपका जो गहने होते हैं। ज्वेलरी की दो स्पेलिंग्स होती हैं। लास्ट टाइम मैंने जब ये कॉन्सेप्ट समझाया था तो कोई कमेंट में लिख रहा था सर गलत लिख दी। ज्वेलरी की दो स्पेलिंग्स होती हैं, दोनों स्पेलिंग्स ही सही होती हैं। अब देखो ये सेंटेंस गलत क्यों है। ऑल ऑफ द 3 न्यूज वर बैड। पहले क्या करूंगा, 3 न्यूज तो गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या करूं मैं 3 पीसीज ऑफ न्यूज बनाऊंगा। ठीक है ना, जैसा ये अनकाउंटेबल नाउन है तो 3 न्यूज के पीस थे आपके पास, 3 हिस्से थे। तो दोनों सेंटेंस में पहली चीज तो ये आनी चाहिए 3 पीसीज ऑफ न्यूज। दूसरी चीज पीसीज लेना पड़ेगा ना। दूसरी चीज अब 3 पीसीज ऑफ न्यूज है ना, तो वर बैड आएगा, इज बैड नहीं आएगा। तो ये इज बैड गलत हो जाएगा, यहां पे वर बैड आएगा। अच्छा मान लो सर 3 पीस ना हो, मान लो सिंगल ही पीस हो, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस न्यूज इज बैड। अब यहां पे दिस या द जो भी लगा रहे हो, न्यूज के साथ में इज आएगा। न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन है, इनको कभी भी हम जो है प्लूरल वर्ब नहीं दे सकते। तो इस तरह से सेंटेंस आपका सही होने वाला था। समझ गए ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लो, इसी के अंदर पड़ा है। इसके लिए भी 2 क्वेश्चन आपके पास, पहले इनको ट्राई करें सबके सब लोग। दूसरा कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, इसी सेंटेंस में पहले ट्राई कर ले, फिर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। चलो देखो, मोस्ट है ना, मोस्ट ये एक नहीं 2 टाइप के होते हैं इंग्लिश में। आपको कैसे पकड़ना है, मोस्ट के बाद क्या आ रहा है उससे पकड़ना है। अगर मोस्ट के बाद में एडजेक्टिव की तरह मोस्ट आ रहा है, इसके बाद एक नाउन आ रहा है, तो मोस्ट से पहले कभी द ना लगाएं, क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, द मोस्ट पीपल लव टू पार्टी। ज्यादातर लोग पार्टी को लव करते हैं, पार्टी को करना, मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता है पार्टी करना। तो मोस्ट का मतलब है यहाँ पे ज्यादातर। अगर मोस्ट इस पीपल के लिए आया है तो एडजेक्टिव है, इसके आगे द लगा के आपको कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनानी है। तो मोस्ट पीपल लव टू पार्टी, ज्यादातर लोग पार्टी करना पसंद करते हैं, क्योंकि द नहीं आएगा। अब दूसरा देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन माई एग्जाम इज इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है मेरे एग्जाम का वो है इंग्लिश। तो यहाँ पे मोस्ट के बाद में एक इंपॉर्टेंट नाम का एडजेक्टिव आ रहा है, एक एडजेक्टिव आने की वजह से यहाँ पे द ठीक है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगी। समझ गए ना। तो मोस्ट को 2 तरीके से यूज करते हैं, इसके आगे द नहीं लगेगा, विदाउट द आएगा जब मोस्ट के बाद एक नाउन हो, और अगर मोस्ट के बाद एक एडजेक्टिव हो तो हमें मोस्ट के आगे द लगाना है। हिंदी से समझ सकते हैं, इस वाले में मीनिंग आएगा ज्यादातर, और यहां पे आएगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे ही चलेगा। ग्रामर साथ में इसलिए करवाता हूं क्योंकि यार पढ़ रहे हो ना, तो अब समझोगे तो सबसे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब इस फॉर्मूला को यहां लगाओ, मोस्ट इकोनॉमिक न्यूज। इकोनॉमिक न्यूज एक कंपाउंड नाउन है, इससे पहले मोस्ट लगा तो यहां पे द नहीं आया, और न्यूज के बाद उसकी वर्ब कैसी है, हैज बीन, हैव बीन नहीं आई। बढ़े आगे। करेक्ट, ग्रोस रेवेन्यू कलेक्शंस फ्रॉम जीएसटी scaled a 6-month high of 95,480 crore rupees in September, the first time in the current fiscal year when the tax receipts exceeded the year earlier period's figure। करे जो ग्रोस रेवेन्यू कलेक्शन है, जीएसटी की जो कलेक्शन आई है, जीएसटी से फ्रॉम जीएसटी, उसने स्केल कर लिया, उसने पार कर लिया। अच्छा भाई किसको पार कर लिया, एक 6 महीने के हाई को, 6 महीने के सबसे बड़े जो है पड़ाव को, और वो कितना था 95,480 करोड़ का, और ये कब था, सितंबर के अंदर। तो इतना पैसा सरकार ने जीएसटी से 95,000 करोड़ सितंबर में कमाया। करे पहला ऐसा वक्त है करंट फिस्कल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, जब टैक्स की जो रिसीट्स हैं, टैक्स की जो आवक है वो एक्सीड कर गई, ज्यादा हो गई ईयर अर्लियर पीरियड की फिगर से, पिछले साल की सितंबर की फिगर से। सिंपल सेंटेंस है, नो प्रॉब्लम। कलेक्शन की वर्ब है स्केल, टैक्स रिसीट की वर्ब है एक्सीड। तो पहली बार सितंबर में ऐसा हुआ, हमने इस साल की भी सबसे ज्यादा कमाई की, और पिछले साल की सितंबर से भी ज्यादा इस साल हमने जीएसटी से कमाई की। स्केल वर्ब का मतलब ये होता है किसी चीज को पार करने की कोशिश करना, है ना, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ना, तो आप उसको स्केल करते हैं। बड़े आगे सिंपल सेंटेंस है ना ये। करेक्ट, क्लियरली with lockdown restrictions having been significantly eased, economic activity appears to have regained some momentum as people strive to reclaim a semblance of normality and businesses rush to restock inventory ahead of the peak consumption session in festival marked October and November। लंबे सेंटेंस है पर बड़े ही सिंपल हैं, है ना। देखो कैसे पढ़ना है इनको, क्लियरली साफ साफ। हुआ क्या, के साथ ही विद, अच्छा किसके साथ, लॉकडाउन की प्रतिबंधों रिस्ट्रिक्शंस के साथ ही। अच्छा इनके क्या होने के साथ,
इनके हो चुकने के बाद सिग्निफिकेंटली ईज्ड, इनके हो चुकने के बाद बहुत ही ज़्यादा ढीला। तो कह रहे लॉकडाउन की रेस्ट्रिक्शंस के ढीले होने के साथ ही हुआ क्या, कह रहे क्लियरली साफ साफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, आर्थिक गतिविधियां हैं, वो हमें दिखाई देती हैं कि वो हैव रिगेन्ड, रिगेन कर चुकी हैं, फिर से पा चुकी हैं। रिगेन करना मतलब फिर से पा लेना, तो फिर से पा चुकी हैं थोड़ी सी मोमेंटम को, थोड़े से संवेग को। अच्छा क्यों, कह रहे क्योंकि पीपल जो है वो स्ट्राइव करते हैं, कोशिश करते हैं रिक्लेम करने की एक सेम्बलेंस को नॉर्मलिटी के। रिक्लेम करना मतलब फिर से दावा करना, सेम्बलेंस मतलब दिखावा या आभास, नॉर्मलिटी मतलब सामान्य हालात। क्योंकि पीपल कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य हालातों के आभास को फिर से रिक्लेम करें, फिर से नॉर्मल कंडीशंस को बहाल करें, है ना। और क्योंकि हमारे जो बिजनेसेस हैं वो रश कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं रीस्टॉक करने के लिए इन्वेंट्री को, अपने माल को। अच्छा क्यों, से पहले पीक कंजम्पशन सीजन के, ऐसा सीजन जहां पे सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है, और वो कौन सा होता है, जो कि है फेस्टिवल से मार्क्ड है अक्टूबर और नवंबर का। तो अक्टूबर नवंबर से पहले क्या होता है, बिजनेसेस सारा दम लगा करके माल इकट्ठा करते हैं ताकि दिवाली की जो है ना छुट्टियां आए, उसमें हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करें। सेंटेंस लंबा है, एक बार रिपीट कर देता हूं 10 सेकंड में, फिर वर्ड्स देख लेना सारे, है ना। साफ साफ लॉकडाउन के प्रतिबंधों के बहुत ज्यादा ढीले होने के बाद के साथ ही, है ना, कह रहे जो आर्थिक गतिविधियां दिखाई देती हैं कि वो फिर से रिगेन कर चुकी हैं, पा चुकी हैं थोड़े संवेग को, मोमेंटम को। जैसे ही पीपल स्ट्राइव टू करते हैं, कोशिश करते हैं रिक्लेम करने की एक दिखावे को, सेम्बलेंस को, नॉर्मेलिटी का, और बिजनेसेस रश करते हैं, दौड़ते हैं फिर से इकट्ठा करने को सारी की सारी इन्वेंट्री को, से पहले अवॉइड ऑफ इस पीक कंजम्पशन सीजन के, जो कि फेस्टिवल मार्क्ड होगा, फेस्टिवल से भरा होगा अक्टूबर और नवंबर का। अब आयो सेंटेंस में देखने वाली चीजें। सेम्बलेंस मतलब दिखावा, अपीयरेंस बोल दो, प्रिटेंस बोल दो, फुसैट बोल दो, लाइकनेस बोल दो। इसको फैकेट लिखा जाता है, बोला जाता है फुसैट। ये प्रिटेंस होता है किसी चीज का दिखावा, अपीयरेंस भी होता है दिखावा। तो लोग यही कोशिश कर रहे हैं ना कि हम सबको दिखाएं कि हम जो है सब कुछ नॉर्मल है, मास्क वास्क पहनो नहीं, अपना बाजार में घूमो। तो आजकल लोग ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं नॉर्मेलिटी की सेम्बलेंस को रिक्लेम करने की। स्ट्राइव के बाद में 2 लगेगा, स्ट्राइव के बाद में 4 भी लगेगा। स्ट्राइव का मतलब होता है किसी चीज को पाने की कोशिश करना। सीक, ट्राई, एंडेवर और एम, चारों ही स्ट्राइव के जो सिनोनिम है। अब ये 2 कब लगेगा, 4 कब लगेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर इसके बाद V1 आ रहा हो तो 2 लगेगा, इसके बाद कोई नाउन आ रहा हो तो 4 लगेगा, ठीक है ना। अगर किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हो V1 लगा के तो 2 लगा देना, अगर किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे हो तो 4 लगा के वो चीज रख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल होलसेल्स and the survey-based purchasing managers index (PMI) for manufacturing, both for September reflected this push to build up stocks. कह रहे दूसरे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, दूसरे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले इंडिकेटर्स, ये कैसे इंडिकेटर्स होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं ना। थोड़ा सा बाजार गिरेगा तो फटाफट बता देंगे, थोड़ा सा बाजार ऊपर आएगा तो फटाफट आपको बता देंगे। तो कह रहे दूसरे ऐसे जो इंडिकेटर्स है ना, जिसमें शामिल है ऑटोमोबाइल होलसेल और दो सर्वे बेस्ड परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है, एक सूची ऐसा समझ लें। और किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कह रहे जो कि दोनों ही सितंबर के लिए हैं। इन्होंने भी, अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ने भी रिफ्लेक्ट किया, हमें दिखाया इस पुश को, इस डिमांड को, इस दबाव को, जो कि है बिल्ड अप करने का स्टॉक्स को, जो कि इकट्ठा करने का है माल को। तो ये अदर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हमें क्या दिखाया, सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो कंपनियां हैं वो स्टॉक को बिल्डअप कर रही हैं दिवाली से पहले। अब ये बिल्डअप करना क्या होता है, किसी चीज को इकट्ठा करना, गैदर करना, एक्यूमुलेट करना, डेवलप करना, है ना। आप ऐसा ही बोल सकते हो, द प्रेशर इज बिल्डिंग अप एट द LAC। जो प्रेशर है वो डेवलप हो रहा है, LAC पे इकट्ठा हो रहा है, गैदर हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है ना, बिल्डअप। आगे बढ़े, कह रहे द IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI रीडिंग was at its highest in more than 8 years as accelerated increases in the new orders and production buoyed the sector's outlook। बहुत अच्छा वर्ड आया है बॉय, इसको भी डिस्कस करेंगे, पहले सेंटेंस समझते हैं। कह रहा है ये जो PMI रीडिंग है ना, अब ध्यान दो, आई का आई बढ़ा, मार्केट का एम बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग का एम बढ़ा, PMI का P बढ़ा। मतलब ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी कंपनी की रीडिंग है, किसी कंपनी का कोई इंडिकेटर है ना। IHS मार्केट मैन्युफैक्चरिंग PMI रीडिंग। कह रहे इस कंपनी का जो इंडिकेटर है ना, इस फला कंपनी का, ये भी था वॉज इसके सबसे ऊंची सीमा पे, एट इट्स हाईएस्ट।
और कब? 8 ईयर से मैं ज़्यादा में, पिछले 8 ईयर से ज़्यादा में, है ना। अच्छा कैसे? कह रहे जैसे ही एस बढ़ी हुई इंक्रीज जो है, लगातार बढ़ती हुई जो उछाल है नए ऑर्डर्स में और प्रोडक्शन में, उसने बॉय कर दिया, उसने बहुत ज़्यादा यूँ समझ लो लाइवलीहुड ले आया, वो बहुत सारा उसने जान भर दी सेक्टर के आउटलुक में, सेक्टर के आगे के जो प्रोजेक्शन के अंदर। समझो इस सेंटेंस को। इस रीडिंग में क्या बताया कि 8 साल में सबसे ज़्यादा ऊपर है हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इससे पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके आउटलुक में एक है ना हमें जान देखने को मिल रही है। अब देखो ये जान आई कहाँ से? इस बॉय नाम के वर्ड से, है ना। इसको बोई भी बोलते हैं और बॉय भी बोलते हैं। बोई बोलना है, बॉय बोलना, एक वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को पानी के ऊपर फ्लोट करवाना। जैसे एक जहाज होता है या एक छोटी नाव होती है, तो वो बोए करती है एक पानी के ऊपर, क्योंकि वो पानी के ऊपर जो है ना तैर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? या तो किसी चीज के अंदर जान फूंकना या किसी चीज को नीचे से सपोर्ट करना, है ना। जैसे पानी के ऊपर नाव तैर रही है तो पानी से वो सपोर्ट हो रही है। समझ गए ना मेरी बात को? इस वर्ड पे इसके ध्यान खींच रहा हूं मैं, इससे 2 और वर्ड्स बनते हैं बहुत ही अच्छे। देखो बोए वर्ब से हम एडजेक्टिव बनाते हैं बोएंट। इसका मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ या फुल ऑफ चीयरफुलनेस। अब ये बना कैसे? अगर कोई बोट है छोटी सी, पानी पे तैर रही है, तो पानी के हिसाब से ना वो बहुत उछलेगी। पानी पे छोटी सी बोट क्या करेगी? उछलेगी। पानी इधर जाएगा तो उधर जाएगी, उधर जाएगा तो इधर आएगी। तो मतलब हर वो चीज़ बॉयेंट होती है। जैसे बोट पानी पे उछलती है, वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी में फुल ऑफ कलर्स होती है। तो बॉयेंट क्या होता है? जिसमें बहुत लाइवलीनेस हो, बहुत चीयरफुलनेस हो, जो बहुत ज़िंदगी से भरा हो, जान से भरा हो। और इसी से ही हम बॉयेंसी नाम का एक नाउन बनाते हैं, जिसका मतलब होता है आपकी खुशनुमा, आपकी लाइवलीनेस, आपके अंदर का जोश, है ना। तो देखो ऐसे वर्ड कैसे से आगे कनेक्ट होकर के किस तरह से इसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया। अगर समझ सकते हो तो एक बार में इन तीनों वर्ड्स को एक साथ लिख के समझो, फिर से आपको इनको भूलना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े, चलो। कह रहे जीएसटी रेवेन्यू फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ गुड्स वॉज ऑल्सो मार्जिनली हायर देन इन द ईयर अर्लियर पीरियड, सिग्नलिंग दैट इनवर्ड शिपमेंट्स of commodities used as inputs in manufacturing had inched up। कह रहा है जो जीएसटी का रेवेन्यू है, जीएसटी की जो आवक है, रेवेन्यू का मतलब क्या है? आपकी कोई इनकम या आवक। कह रहा है जीएसटी की जो आवक है, अच्छा कहाँ से? फ्रॉम लगा के बता रहा है, इंपोर्ट से, आयात से, गुड्स के, सामान के। कह रहे ये आवक भी वॉज थी थोड़ी सी मार्जिनली, थोड़ी सी हायर, थोड़ी सी ज़्यादा। अच्छा कहीं किससे ज़्यादा, किसके मुकाबले? देन लगा के बता रहा है इन द ईयर अर्लियर पीरियड, पिछले साल के इसी महीने के पीरियड के बजाय। तो थोड़ी सी हमारी जीएसटी की आवक ज़्यादा थी इंपोर्ट होने वाली चीज़ों से। अब देखो ये ज़्यादा कैसे थी? सिग्नल करते हुए थी कि एक इनवर्ड शिपमेंट जो है ना, अंदर आते हुए जो जहाज हैं कमोडिटीज़ के, जिनको यूज़ किया जाएगा इनपुट की तरह मैन्युफैक्चरिंग में, ये शिपमेंट जो हैं ये इंचअप कर गई थी, धीमे धीमे आगे बढ़ गई थी। तो हुआ क्या? हमारे यहाँ पे लोगों ने बहुत सारा इंपोर्ट किया है ताकि उससे सामान बनाएं और आगे दिवाली में बेचें। इस इंपोर्ट के कारण जीएसटी का रेवेन्यू जो इंपोर्ट से आता है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ क्या है? इंचअप। देखो इस वर्ड को समझो, एक फ्रेजल वर्ब है। जब आप स्लोली एडवांस करते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप इंच अप करते हो, है ना। इंच बाय इंच अप करते हो मतलब धीमे धीमे आगे बढ़ते हो, तो उसी को बोलते हैं इंच अप करना। इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, शेयर प्राइसेस इंच अप ड्यूरिंग द डे। शेयर प्राइसेस धीमे धीमे आगे बढ़ गए पूरे दिन के दौरान। तो इंच अप का मतलब समझे। इसका उल्टा होगा इंच डाउन, उसका मतलब होगा धीरे धीरे किसी चीज का नीचे आना, है ना। यहाँ पे इनवर्ड जो है एडजेक्टिव है, इसको मैंने गलती से ऐसा कलर दे दिया। एक्चुअल में आपको कलर देना चाहिए शिपमेंट को। ये शिपमेंट आपका इस हैड इंस्टेड ऑफ वर्ब का ना सब्जेक्ट है, तो सही कलर दे दूं मैं सही नाउन को। चलो आगे बढ़े। सिग्नलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन। कह रहा मर्चेंडाइज ट्रेड डेटा फ्रॉम द कॉमर्स मिनिस्ट्री शो इंडियन परचेजेस ऑफ मेटल ओर्स एंड फार्मा प्रोडक्ट्स इन सितंबर posted increases of almost 43 and 28% respectively, appearing to correlate with the trend in GST। कह रहा मर्चेंडाइज ट्रेड डेटा जो है ना, अब ये खास टाइप का एक डेटा है और कहाँ से आया? हमारे व्यापार मिनिस्ट्री से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से। कह रहे डेटा हमें शो करते हैं, क्योंकि ये डेटा प्लूरल में है इसलिए शो नाम की वर्ब लेते हैं। और क्या शो करते हैं कि भारत की जो परचेजेज है, खरीदारी है मेटल ओर की और फार्मा प्रोडक्ट्स की। मेटल ओर्स क्या है? जो मेटल्स वगैरह हम लेते हैं बाहर से। फार्मा मतलब दवाइयाँ। तो भारत की जो खरीदी है सितंबर में इन दोनों चीज़ों की, उन्होंने पोस्ट किया है एक बढ़त को 43% और 28% की क्रमशः। तो मेटल ओर्स में 43%, फार्मा में 28%।
अच्छा, ये कैसे पोस्ट हुए, अपीयर करते हुए कोरिलेट कनेक्ट इस ट्रेंड को जीएसटी के साथ। तो जैसे जीएसटी में जीएसटी में पैसा बढ़ा, वैसे हमने देखा मेटल और फार्मा प्रोडक्ट के अंदर भी हमारी थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। अपीयरिंग यहाँ पे अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। आपने अगर ग्रामर वीडियोस देखी हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है चीज समझना, ये वर्ब के आईएनजी फॉर्म यहाँ पे क्या काम कर रही है। कोरिलेट वर्ब को समझ लेना, जब दो चीजें कोरिलेट करती हैं तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा हाउएवर द 3.88% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ग्रोस जीएसटी रेवेन्यू मस्ट बी सीन इन द बैकड्रॉप ऑफ द फैक्ट दैट जीएसटी रिसीट्स had slid to a 6-month low in September 2019। अब देखो ये थोड़े सा आपको डिसअपॉइंटिंग चीजें बताएगा, है ना, इस डेटा के अंदर कौन सी चीजें खराब है। कह रहा हालांकि जो ये 3.88% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है ना, पिछले साल के सितंबर से इस साल के सितंबर में जो बढ़त आई है, किसमें, इन ग्रोथ जीएसटी रेवेन्यू में। कह रहा मस्ट बी सीन, इस ग्रोथ को देखा ही जाना चाहिए, और कैसे, इस बैकड्रॉप में, इस फैक्ट की, इस तथ्य की भूमिका के साथ। और बैकड्रॉप क्या है इस फैक्ट का, दैट वो ये कि जीएसटी की जो रिसीट थी वो स्लाइड हो गई थी, स्लिड हो गई थी, फिसल गई थी 6 महीने में, सबसे कम में सितंबर 19 के अंदर। तो कह रहा पिछले सितंबर से कंपेयर कर लो और खुश हो जाओ, कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना पिछले सितंबर में जीएसटी की कलेक्शन पूरे साल में 6 महीने के अंदर सबसे नीचे हुआ करती थी, है ना। अब आगे कह रहा है 2.7% कॉन्ट्रैक्शन एज ओवरऑल इकोनॉमिक मोमेंटम स्लोड कंसिडरेबली। तो सितंबर में आया था 2.7% का कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़न। और कैसे आया था, टोटल इकोनॉमिक मोमेंटम जो है उसने शो किया, स्लो डाउन हो गया कंसिडरेबली, बहुत ज्यादा। तो पिछले सितंबर में हम बहुत गड्ढे के अंदर थे। अगर उस सितंबर से आप खुश हो रहे हो तो इस साल ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि पिछला सितंबर भी हमारा बहुत ऑलरेडी खराब ही था। समझ गए, देखने वाला कुछ है नहीं ज्यादा, मुझे दिख नहीं रहा। बैकड्रॉप आप जानते हैं, भूमिका 6 मंथ के बाद एस क्यों नहीं लगा, ये भी आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये एडजेक्टिव काम कर रहा है, एडजेक्टिव के आगे एस नहीं लगाते, तो इस 6 मंथ्स ना लिख के 6 मंथ लिखा हमने बिना इसके। आगे बढ़ते हैं। करे द की कंसर्न नाउ वुड बी टू गेज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ट्रेंड इन जीएसटी कलेक्शंस, स्पेशली considering that over the first 6 months of the current fiscal the cumulative revenue receipts are 25% lower year on year। कह रहे जो की कंसर्न है, सबसे मुश्किल चिंता है, और कब, नाउ अभी। अच्छा क्या वुड बी, वो होगी, वुड बी। अच्छा क्या करना, गेज करना, मेजर करना, अंदाजा लगाना, और किसका, ड्यूरेबिलिटी का, टिकाऊपन का। और किस टिकाऊपन का, इस ट्रेंड में, इस रुझान में, और किसके अंदर, जीएसटी कलेक्शन के अंदर। तो अगर अब यही की कंसर्न है, अब ये पता लगा लो कि जीएसटी का जो अब ट्रेंड है, ये जो बढ़त है, ये ट्रेंड, ये रुझान कितना ड्यूरेबल है, कितना टिकाऊ है। ऐसा तो नहीं अक्टूबर में फिर नीचे आ जाएगा जीएसटी, है ना। कह रहा खास करके ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कंसीडर करते हुए इस चीज को, दैट वो ये कि पिछले 6 महीने के इस फिजिकल ईयर के दौरान जो लगातार क्यूमुलेटिव जो टोटल रेवेन्यू रिसीप्ट है ना, वो 25% कम है ईयर ऑन ईयर के अंदर। तो इस साल हमने, पिछले साल अगर 100 कमाया था पिछले 6 महीने में, तो हम ऑलरेडी 75 रुपया पे आ गए हैं। तो कह रहा है अब आपको यही देखना है जो बढ़ा है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आगे ड्यूरेबल है या नहीं। ड्यूरेबिलिटी वर्ड को समझे, आपका स्टेमिना, आपकी एंड्योरेंस, आपका टिकाऊ बनाई, आपकी ड्यूरेबिलिटी है। इसको गोज ना बोले, इसको गेज बोले। मेजर करना, डिटरमिन करना, कैलकुलेट करना, अंदाजा लगाना, इज कॉल्ड गेज, है ना। क्यूमुलेटिव क्या होता है, सारा जोड़ करके 6 महीने का क्यूमुलेटिव, मतलब अप्रैल से सितंबर तक का सारा जुड़ा हुआ क्यूमुलेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा एफएम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन्स एनुअल बजट फॉर 2021 announced in February before the pandemic and the lockdowns pushed the economy into a record contraction, had projected a 12.8% growth in GST receipts, a goal that now seems surely impossible to realize। कह रहे जो मिनिस्टर साहब है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, इनका जो आर्थिक बजट था, सालाना बजट था 2020-21 का, जिसको अनाउंस किया गया था फरवरी में, है ना। अच्छा कब, फरवरी में से पहले, जिससे पहले हमारी पैंडेमिक और उससे होने वाले लॉकडाउन ने धक्का दिया पूरी इकोनॉमी को एक रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन में, एक आज तक ना होने वाले सिकुड़न के अंदर। तो
तो कह रहे इनका जो ये बजट था ना फरवरी में जो आया था महामारी से पहले, अब इसकी बजट की वो आई है एनुअल बजट की, हैड प्रोजेक्टेड, इसने ऐसा प्रोजेक्ट किया था, इसने ऐसा फोरकास्ट किया था, और किसको, एक 12.8% की ग्रोथ को किया था जीएसटी की आवक में। कह रहे ये एक ऐसा गोल है जो कि अब दिखाई देता है बिल्कुल इम्पॉसिबल रियलाइज करने के लिए। समझ गए ना? तो हम ऑलरेडी 25% ग्रो कम कर रहे हैं इस साल, और हमारी मैडम ने बोला था कि 12.8% ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो हम जो है ओवरऑल बहुत ज़्यादा गड्ढे में हैं, और ये 12.8% का आंकड़ा बिल्कुल भी हमें पॉसिबल नहीं लगता। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सा सेंटेंस है ना ये। चलो, प्रोजेक्ट करना मतलब दिखाना, कैलकुलेट करना, फोरकास्ट करना, एस्टिमेट करना। आपने एक नया बिजनेस किया, शाम को बैठ करके आपने नोटबुक पे अंदाजा लगाया, अच्छा आज मेरी 100 आइटम्स बिकी, कल मैं 105 बेचूंगा, परसों 110, फिर उसके बाद एक दिन की छुट्टी, महीने के अंत में मैं 30,000 आइटम्स बेचूंगा, और ये मेरा एस्टिमेट जो है ना रेवेन्यू होगा। तो ये पूरा काम जो है ना, दिस वर्क इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ठीक है ना? समझो इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सेंटेंस लंबा है, इसको हम पहले ही स्क्रीन के बीच में ले लेते हैं। ये सबसे अच्छा सेंटेंस है और सबसे डिफिकल्ट सेंटेंस है इस एडिटोरियल का। अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो अपने आप को असेस करना, आप 10 में से कितना इसको पढ़ सकते हैं, वही आपकी आज तक की रिकवरी है इंग्लिश के अंदर, है ना, जो मार्क्स अपने आप को आप दें। चलो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको कैसे पढ़ना है। करो विद द जीएसटी काउंसिल expected to meet today and attempts to resolve the contentious issue of GST compensation shortfall, Finance Ministry officials have their task cut out in trying to assess if their earlier projections of a 3 lakh crore shortfall on GST compensation would need to be recalibrated in light of the uptick in receipts. करो विद के साथ ही, अच्छा किसके साथ? जीएसटी काउंसिल, इस कमेटी के एक्सपेक्ट होने के साथ ही, इससे आशा होने के साथ ही। अच्छा क्या आशा है? कि ये मीट करेगी आज, तो कह रहे इसकी आज मिलने की आशा के साथ ही, एक्सपेक्टेशन के साथ ही। अच्छा और किसके साथ? उन अटेम्प्ट्स के साथ कि ये रिजॉल्व करेगी, ये सुलटारा करेगी, समाधान करेगी उस कंटेंशियस इशू का, उस झगड़े के मुद्दे का जो है ऑफ लगा के बता रहा है जीएसटी कंपेंसेशन शॉर्टफॉल का। तो एक मुद्दा है, ये मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है। अभी इसको आप यूं समझ लो, जीएसटी कंपेंसेशन शॉर्टफॉल एक मुद्दा है। तो कह रहा है इस चीज के साथ ही कि ये कमेटी आज मिलेगी और इस मुद्दे को सुलझाएगी, इसकी आशा के साथ ही। अच्छा हुआ क्या? जो हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं, उनके पास एक बड़ा ही कठिन काम है उनके सामने। दे हैव देयर टास्क कट आउट, ठीक है ना, उनका एक बड़ा ही चैलेंज है उनके सामने। और किस चीज़ में? ट्राई टू करने में है, कोशिश करने में है, असेस करने की, जायजा लेने की। अच्छा किस चीज़ का? कि क्या इफ उनके जो पहले वाले प्रोजेक्शन है, जो अंदाज है 3 लाख करोड़ की शॉर्टफॉल के, 3 लाख करोड़ की कमी के जीएसटी के कंपेंसेशन में, जीएसटी की भरपाई में, कह रहे उनको जरूरत होगी, वुड नीड, उनको जरूरत होगी रिकैलिब्रेट होने की, फिर से एडजस्ट होने की, इन द लाइट ऑफ, देखते हुए एक अपटिक को, एक उछाल को रिसीट्स के अंदर, हमारी आवक के अंदर। सेंटेंस समझना मुश्किल है, मुझे लगता है आप लोगों को लगेगा बहुत बड़ा सेंटेंस है, पर इसके पीछे कहानी है। 10 सेकंड में सुना देता हूँ, 15 सेकंड में, ताकि आप समझो। जीएसटी के लिए हर साल सेंटर स्टेट्स को पैसा देता है उसकी भरपाई करने के लिए। 5 साल का एक लॉ आया था। इस साल सेंटर ने बोला कि हम 3 लाख करोड़ आपको नहीं दे सकते स्टेट्स को, तो स्टेट सबके सब सेंटर पे चढ़ गई कि हमें दो। सेंटर बोल रहा है ये तो कोरोना के कारण हो गया। अब उसी मुद्दे की ये बात यहाँ पे कर रहा है, कह रहा है अब जीएसटी काउंसिल मिलेगी, उसको ये डिसीजन लेना होता है स्टेट को कितना पैसा दिया जाए। तो कह रहा है वो हो सकता है इस जीएसटी कंपेंसेशन शॉर्टफॉल के मुद्दे को रिजॉल्व कर दे वो, है ना, आज वो मिलेगी। और कह रहा है इसके एक्सपेक्टेशन होने के साथ ही अब हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल है, उनके पास एक कठिन काम आ गया है कि वो असेस करें इस चीज़ को, कोशिश करें कि उन्होंने जो पहले बताया था, प्रोजेक्ट किया था कि 3 लाख करोड़ जीएसटी कम होगा इस साल, कह रहे उसको हमें रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है या नहीं, देखते हुए उछाल को रिसीट के अंदर। तो अब तो जीएसटी बढ़ रहा है ना, तो अब हो सकता है 3 लाख करोड़ की कमी ना हो सकता है स्टेट्स को, सेंटर को और ज़्यादा पैसा देना पड़े। समझ गए? अब इसमें 2 फ्रेज आए हैं, सब्जेक्ट वो आप मार्क कर रहे हो, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। पहला फ्रेज है टास्क कट आउट। देखो कट आउट से 2 फ्रेज बनते हैं, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया है। पहला है टू हैव अ टास्क कट आउट टू डू समथिंग, और दूसरा है टू बी कट आउट फॉर समथिंग। क्या दिक्कत है इन दोनों में? देखो पहले का मतलब है आपका टास्क कट आउट है, आपके लिए काम तैयार है। टास्क मतलब काम, है ना। अगर आपका एक टास्क कट आउट है ना, तो मतलब एक डिफिकल्ट काम आपके लिए तैयार है, आपको उससे निपटना है। अच्छा अगर आप खुद कट आउट है, अगर आप खुद ही कट आउट है किसी काम के लिए, तो मतलब आप बड़े ही लायक हैं उस काम के लिए, आपको ही वो काम करना चाहिए, आप ही मोस्ट सुटेबल आदमी है। इसको यूज करके दिखाता हूँ। यू विल हैव योर वर्क कट आउट या टास्क कट आउट टू गेट देयर बाय 9 o'clock।
तुम्हारा सबसे जरूरी काम अब यही है कि तुम वहां रात में 9 बजे पहुंचो या दिन में रात में 9 बजे पहुंचो। तो आपका टास्क, आपका वर्क कट आउट है। आपके सामने एक डिफिकल्ट चैलेंज यही है कि तुम कैसे भी करके रात को 9 बजे वहां पहुंचो। अब दूसरा देखो, शी इज कट आउट फॉर द जॉब ऑफ माई सेक्रेटरी। वो बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल डिजर्विंग है, एंटाइटल्ड है जॉब के लिए मेरी सेक्रेटरी के। तब यहाँ पे वो खुद कट आउट है, मतलब एकदम सूटेबल है। इसको मैं खबरी पे बताऊंगा ये कट आउट आया कहाँ से। अब लंबी कहानी किससे अपने वहीं करेंगे खबरी पे। इस कट आउट नाम के वर्ड को मैं पोस्टमार्टम आपको करके दिखाऊंगा। इसके पीछे कहानी है टेलर की, है ना, एक दर्जी की। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ना हमेशा वोकैब ऐसे पढ़ता हूँ उसके अंदर जाकर के, ये कट आउट आया कहाँ से। जिस दिन आपको पता लग जाएगा ये कट आउट एक दर्जी की कहानी से आया, एक टेलर की कहानी से आया, इससे बनने वाले 4-5 फ्रेज आप सीख जाओगे, है ना। तो हमेशा वोकैब को ऐसे ही पढ़ें कहानी के साथ। कह रहे अ रीजनेबली एक्यूरेट prognostication for the tax collection trend for the second half may well hold the key to untangling this logjam over the ways to fund the shortfall and the center state trust deficit it has created। अब हुआ क्या, सेंटर ने पैसा देने से मना किया तो सेंटर और स्टेट के अंदर बड़ा झगड़ा हो रहा है। तो कह रहा है एक रीजनेबली एक्यूरेट अगर प्रोग्नोस्टिकेशन हमने कर दिया, एक बिल्कुल सही सही अंदाजा हमने अगर लगा लिया टैक्स के कलेक्शन की ट्रेंड का, आगे कितना टैक्स कलेक्ट होगा इसकी बात का, और किसके लिए, सेकंड हाफ के लिए, दूसरी छमाही के लिए। कह रहा है अगर ये प्रोग्नोस्टिकेशन जो है ना वो हो सकता है होल्ड करे की को, हो सकता है उसी के पास पूंजी हो अनटेंगल करने की, सुलझाने की इस लोकजाम को, इस गतिरोध को। और किसके ऊपर है, उन वेज के ऊपर, उन तरीकों के ऊपर जो है फंड करने का इस शॉर्टफॉल को, और किस चीज के ऊपर, सेंटर स्टेट के ट्रस्ट डेफिसिट के ऊपर, जो कि इसने क्रिएट कर दिया है, जो कि इसने शुरू कर दिया है। सेंटर के पास पैसा नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट आ गया सेंटर स्टेट के बीच में। कह रहा है अगर सही सही आपने प्रोग्नोस्टिकेशन कर लिया, हो सकता है स्टेट्स को थोड़ा सा पैसा और दे दे सेंटर, इससे दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो जाए, लोग जाम भी खत्म हो जाए, और ये सारा का सारा इश्यू जो है अनटेंगल हो जाए, बिल्कुल अपने जो है सुलझ जाए। समझ गए ना। अभी सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स क्या है, प्रोग्नोस्टिकेशन की वर्ब है मे वेल होल्ड, इट की वर्ब है हैज क्रिएटेड। प्रोग्नोस्टिकेट बना कैसे है, देखो डायग्नोसिस आपने सुना होगा, आपको जुकाम हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला, आपने बोला भी मेरा कोरोना टेस्ट करो, डॉक्टर ने बोला डायग्नोसिस करते हैं आपका, आपका आया नेगेटिव। तो आपने क्या कराया, डायग्नोसिस करवाया। इसका मतलब क्या होता है, बीमारी होने के बाद बीमारी का इलाज करवाने के लिए उसकी जांच करना, है ना, जांच करना। प्रोग्नोसिस क्या होता है, प्री डायग्नोसिस। आपको जुकाम बुखाम कुछ नहीं हुआ, आप तो ऐसे ही पहुंच गए डॉक्टर के पास, भाई मेरे को बताओ कोरोना है या नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, एक फोरकास्ट कर रहे हो आगे के लिए, आपको कोई छींक नहीं आई, तो ये होता है प्री डायग्नोसिस, है ना। इसी को अपने बोलते हैं प्रोग्नोसिस, है ना, प्री डायग्नोसिस को। अब प्रोग्नोसिस वर्ड है, इसी से वर्ब बनी है प्रोग्नोस्टिकेट, और प्रोग्नोस्टिकेशन नाम का नाउन भी बना है। समझ गए ना, तो वर्ड कैसे बनाए, प्री डायग्नोसिस से प्रोग्नोसिस, उसी से प्रोग्नोस्टिकेट, उसी से प्रोग्नोस्टिकेशन। अनटेंगल करना मतलब सुलझाना, इंटेंगल होता है उलझा हुआ, जैसे आपके हेडफोन्स होते हैं ना, आप उसमें उलझ जाते हैं तो इंटेंगल्ड होते हैं। अन इंटेंगल, अन लगा दिया इसके आगे तो हमने बना दिया अनटेंगल, है ना। अन इंटेंगल इज इक्वल टू अनटेंगल, इसको डिस इंटेंगल भी बोलते हैं। चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, थोड़े भारी वर्ड्स हैं पर ध्यान से समझोगे तो बहुत ईजी है सब कुछ, मेरे लिए तो आपके लिए भी हो सकता है। अब अपने क्विज पे चलते हैं। वीडियो को एक शेयर जरूर देना, मैं शुरू में नहीं बोलता हूँ, ना मेरी इच्छा होती है ना मुझे याद रहता है। अगर आपको याद रहता है तो एक शेयर दे दिया करो, हेल्प होती है चैनल को ग्रो करने में। अब देखो क्या है आपके आज के दोनों क्विज, ध्यान से देखना। पहले मैंने पूछा भाई कौन सा ट्रू है कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिस के, निहायत ही अच्छे वाले अपने पास जो है ना ऑल्टरनेटिव्स हैं, सबको मैं पढ़ूंगा एक एक करके। इंचिंग अप जीएसटी कलेक्शंस ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 20 represent an increase outflow of raw material in forms of inputs। ये सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा जैसा आया हुआ ना अपने पैराग्राफ में, ऑलमोस्ट वैसा ही लिखा मैंने ना। बढ़ते हुआ जीएसटी का कलेक्शन जो है इंपोर्ट्स पे सितंबर 2020 में दिखाता है बढ़ता हुआ आउटफ्लो रॉ मटेरियल का, जो कि फॉर्म होगा इनपुट के तौर पे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन रिपोर्ट्स जो है ना इंपोर्ट्स, वो हमें दिखाते हैं इनवर्ड कंसाइनमेंट्स को, इनवर्ड शिपमेंट्स को। इंपोर्ट का मतलब है इनफ्लो, समझ रहे हो। अब इंपोर्ट कर रहे हो तो आपके घर में माल आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट होता तब आउटफ्लो सही होता, पर यहाँ पे तो हमने इंपोर्ट की बात की है। इंपोर्ट के लिए हमारे यहाँ पे इनफ्लो होना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है इस आउटफ्लो नाम के वर्ड के कारण। अगला देखो, क्यूमुलेटिव रेवेन्यू रिसीट्स फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ 19-20 हैव बीन 25% लोअर। अब ये 25% आप देखोगे, आप बोलोगे बिल्कुल सही है, पर उसने बात की है फॉर द करंट फिजिकल ईयर। करंट भाई चल रहा है 2020-21,
2019-20 के लिए नहीं है ये 2020-21 के लिए है। 25% ठीक है, पर इस साल के लिए है 19-20 गलत। तीसरा देखो, uptick in GST collections has given an opportunity to recalibrate the 3 lakh crore shortfall in GST compensation to states and improve the center state relations। लास्ट वाली लाइन यही थी, थोड़ा सा अपटिक आया, उछाला है, इससे अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम एडजस्ट करें 3 लाख करोड़ के शॉर्टफॉल को और सेंटर और स्टेट के बीच में फिर से भरोसे को कायम रखें। दिस सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसको मैं आपको मानूंगा करेक्ट आंसर। डी देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है। द रियलिस्टिक गोल ऑफ 12.8% ग्रोथ इन जीएसटी रिसीट्स प्रोजेक्टेड बाय निर्मला सीतारमन सीम्स फेयरली अचीवेबल ड्यूरिंग द करंट फिस्कल। बिल्कुल गलत है। इस साल में हम 25% नीचे हैं और सीतारमन जी कह रही थी कि 12% ऊपर आएंगे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है, ये एक्चुअल में अनरियलिस्टिक गोल है ना। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फेयरली पॉसिबल है, अचीवेबल नहीं है। तो ये सेंटेंस अपने आप में इसलिए कंटेक्चुअली गलत हो गया। तो सी इज योर आंसर। अब अगर दूसरा वाला देखो, फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, है ना। द मोस्ट ऑफ द पेपर्स इन दिस नोटबुक आर ब्लैंक। गलती क्या है, मोस्ट के आगे द लग गया। हम बात कर रहे हैं ज्यादातर पेपर्स की, भाई ज्यादातर पेपर है तो द मोस्ट नहीं, मोस्ट पेपर्स, समझ गए ना। मोस्ट पेपर्स इन दिस बुक आर ब्लैंक। दूसरी गलती, पेपर्स, पेपर्स ये भी गलत है, आपको लिखना चाहिए पीसीज या पेजेस ऑफ पेपर, है ना। आर नहीं आएगा यहाँ पे, अगर पेजेस लगाओगे तब आर आएगा। पेपर के साथ में आप कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगाते हैं, तो ये भी गलत है, ये पेपर्स भी गलत है और ये द भी गलत है, पूरा ही गलत है सेंटेंस। दूसरा देखो, शी गेव मी ए कपल ऑफ एडवाइसेस विच आई फाउंड मोस्ट वैल्यूएबल। उसने मुझे 2 एडवाइसेस दी, कपल ऑफ मतलब 2 एडवाइसेस दी, 2 सलाहें दी जिनको मैंने मोस्ट वैल्यूएबल पाया। भाई वैल्यूएबल एडजेक्टिव है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, द मोस्ट, मोस्ट आया, गलत है। और देखो कपल ऑफ एडवाइसेस ये भी नहीं हो सकता, मुझे बोलना चाहिए अ कपल ऑफ पीसीज ऑफ एडवाइसेस, एडवाइस है ना, एडवाइसेस भी गलत है, पीसीज ऑफ एडवाइस, दोनों गलत है। अब तीसरा देख लो, दीज 3 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टुमारोज फ्रंट पेज। ये ऑलमोस्ट सही लगेगा आपको, 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है, इंफॉर्मेशन के आगे 3 पीस लगाया है ना। पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो एडजेक्टिव है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट आना चाहिए, इसके आगे द आना चाहिए, है ना। ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। चौथा देखो, शी इज द मोस्ट हेल्पफुल ऑफ माई गर्ल्स एज शी ऑफर्ड मी 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड फ्रॉम हर मील। वो मेरी बहनों में से सबसे ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि उसने ऑफर किया मुझे 3 ब्रेड के स्लाइसेस को अपने खुद के खाने में से। तो यहाँ पे मोस्ट के आगे द आ रहा है, करेक्ट है, क्योंकि हेल्पफुल नाम का एडजेक्टिव पड़ा है। और यहाँ पे 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, ब्रेड को स्लाइस में ही काउंट करते हैं। जो ग्रामर सिखाई थी उसी ग्रामर को अप्लाई कर रहे हैं। डी इज योर करेक्ट सेंटेंस, ABC आर रॉन्ग। चलिए इजाजत दे मुझे, अगली वीडियो तक के लिए मुलाकात लूंगा कल शाम में, लूंगा इनफैक्ट ग्रामर रूल के साथ आज का 1 मिनट का। तब तक के लिए साइनिंग आउट।